जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ कि हमारे गुरुद्वारों की सीरीज चल रही है, उसमें जो हॉस्पिटल चल रहे हैं उनके बारे में, उनमें डिस्पेंसरियाँ चल रही हैं उनके बारे में, कहाँ कहाँ रिहाइश है, कहाँ कहाँ आप रुक सकते हो, उसके बारे में भी मैं आपको जानकारी देती रहती हूँ। तो उसी श्रृंखला में आज का जो गुरुद्वारा है वो है मोती बाग। तो यहाँ की हम आपको सारी इतिहास भी सुनवाएंगे, वो भी हिंदी में सुनवाएंगे, और यहाँ के बारे में हम सारी जानकारी देंगे आपको और बताएंगे यहाँ पर रुकने के कमरे हैं वो कितने कितने में मिलते हैं, सभी जानकारी हम आपको देंगे। तो सामने ही दर्शन कीजिए, ये है मोती बाग गुरुद्वारा और बिल्कुल पास में ही मेट्रो स्टेशन है। तो आप मेट्रो से भी आ सकते हैं, बस से भी आ सकते हैं और बिल्कुल रोड पर है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐतिहासिक गुरुद्वारा है, यहीं से गुरु गोबिंद सिंह जी ने 2 तीर छोड़े थे, बहादुर शाह जफर के पलंग में लगे थे, उसकी सारी हिस्ट्री हम आपको। गुरुद्वारे के गेट में एंटर करते ही आपको ये सामने दिखाई दे रहा है छबील। यहाँ पर छबील का मतलब होता है कि पानी पिलाना। तो यहाँ का पानी का लंगर लगा हुआ है, आप बाहर से कहीं से भी आ रहे हैं, यहाँ आप पानी पी सकते हैं। और ये है यहाँ की पार्किंग, बिल्कुल पक्की पार्किंग बनी हुई है और काफी जगह है इसमें, बिल्कुल फ्री गाड़ियाँ खड़ी करते हैं, कोई पैसा नहीं देना पड़ता है। और आकर आप गाड़ी खड़ी करिए, उसके बाद आप यहाँ दरबार साहब के दर्शन करिए और मत्था टेकिए। तो ये है यहाँ की पार्किंग, काफ़ी बड़ी है, देखिए रोशनी है, ये नहीं कि अंधेरा है, और जगह भी काफ़ी है, एकदम पक्की बनी हुई है, देखिए जगमगा रही है पार्किंग भी। तो आप लाइए गाड़ी और यहाँ पे पार्क कर दीजिए। और ये बना हुआ एक राशन स्टोर, यहाँ पर आप जो भी दान में देना चाहते हैं, आटा, दाल, चावल, घी, यहाँ पर आप आकर दे सकते हैं। पैसे देते हैं तो उसकी रसीद भी ले सकते हैं। ये है गुरुद्वारे का जोड़ा घर, तो आप यहाँ आइए, अपने जोड़े जमा करिए, यहाँ से टोकन लीजिए, टोकन को संभाल के रखिए। जोड़ा जमा करने के बाद आप यहाँ हाथ धोइए, हाथ धोने के बाद आप प्रसाद की रसीद लीजिए और फिर दरबार साहब में आप दर्शन कीजिए। दरबार साहब के दर्शन करने से पहले हम आपको यहाँ के को चेयरमैन साहब सरदार हरजीत सिंह बेदी जी से मिलवाएंगे। वो यहाँ के बारे में कुछ बताएंगे और आप सुनिएगा कि यहाँ पर कैसे कैसे रिहाइश के लिए कमरे मिलते हैं और यहाँ की क्या क्या व्यवस्था है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵੀਰ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰਾ ਦੱਸੋ। ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੋਤੀ ਬਾਗ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਨੇੜੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਸੰਗਤ ਆਣਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਅਗਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਆਪ ਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। सत श्री अकाल, मेरा नाम हरजीत सिंह बेदी, यहाँ का मुख्य सेवक गुरुद्वारा मोती बाग साहब का दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने मुझे नियुक्त किया है। गुरुद्वारा मोती बाग साहब बारे आपको बहन जी ने सारा हिस्ट्री वो समझाई दी होगी। ये गुरुद्वारा एक ऐसी स्ट्रेटेजिक पॉइंट पे है जहाँ पे साउथ दिल्ली से लेके वेस्ट दिल्ली को ये जोड़ता है। यहाँ पे हमारे पास संगत हर तरीके से आती है और हमारे पास पहले 5 कमरे थे, लेकिन दिल्ली से गुरुद्वारा कमेटी और कार सेवा वालों ने अभी हमें 37 नए कमरे बनाए हैं। हर कमरा एयर कंडीशन और फुली फर्निश्ड है और ये कमरे बड़े उपयोगी होते हैं, जिनकी एम्स में, सफदरजंग हॉस्पिटल में जिनके आचार चल रहा होता है, जिनका पूरा मेडिकल की ट्रीटमेंट चल रही होती है, तो उनको कोई कमरा रहने का चाहिए होता है, तो वो हमारे पास आते हैं। सारे कमरे तकरीबन हर महीने में लगे ही रहते हैं। प्लस जितने इन्होंने ये पंजाब से जितने श्रद्धालुओं ने इंडिया से बाहर जाना होता है तो वो भी हमारे पास आते हैं। हमारे यहाँ पे कोई भी, जैसे हमारी सिक्की बताती है, कोई भी कास्ट, क्रीड, सेक्स के ऊपर बेस नहीं है। जो भी कमरा आता है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस में उसको कमरा मिलते हैं। और हमारे यहाँ पे लंगर का प्रबंध है, रात के 12 बजे तक भी लंगर चलता है। हमारी यही ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश होती है कि हम हर शरणार्थी, हर प्राणी जो भी संगत का यहाँ आए उसको सारी सहूलतें प्रदान करें। यहाँ पे हमारे पास रोज़ाना काफ़ी संख्या में संगत आती है और हमें इस बात का गर्व है कि इस गुरु के द्वारे में जो भी आया उसकी हमेशा मनोकामनाएं पूरी हुई हैं।
रहेगी हमारे प्रबंधकों की बात, तो हम बड़े फक्र से कह सकते हैं कि दिल्ली सिख गुरुद्वारा कमेटी, उनके प्रधान हरमीत सिंह कालका और कॉलेज जी के सहयोग से ये गुरुद्वारे का मैनेजमेंट बड़ी ही अच्छी तरीके से चल रहा है। कोई भी कम और सारी हमारे पास जो भी लंगर की रसीद करते हैं सब हमने ऑटोमेटेशन पे है, डिजिटल है। जो भी पर्चियां करते हैं सब ऑटोमेशन में डिजिटल में करती है। और बाकी इतिहास तो मैडम ने आपको बता ही दिया होगा। उसके बाद सबसे गुरु के जो सिद्धांतों पे है, सारे गुरुद्वारों में चल रहे हैं, हमारे भी गुरु के सिद्धांतों पे चलते हैं। हमने कभी भी किसी आदमी से कोई मतभेद नहीं है, कोई कुछ नहीं है। जो एक परंपरा है हमारे गुरुद्वारे की, वो पूरी परंपरा हम निभाई जा रही है। और हम अपने कर्मचारियों से और हमने स्टाफ से भी ये कहते हैं कि हर आदमी से निम्रता से और पूरी तरीके से शिद्दत से वो उनकी सेवा करें, और वही सारा कुछ हो रहा है। मैं गुड मॉर्निंग सखी सहेली चैनल का भी धन्यवाद करता हूँ, जिनके माध्यम से मैं आपके साथ रूबरू हो सका हूँ। वीर जी, मैं आपसे एक बात ये पूछना चाहती हूँ, जो हमारे पास कमरे हैं वो यहाँ कितने हैं और उसमें हम कितना किराया देते हैं और टाइम पीरियड क्या है? जैसे 1 दिन के लिए या 2 दिन के लिए, मैक्सिमम और मिनिमम कितना टाइम हम इसमें कहते हैं कि हमारे पास है, एक श्राम में है उसमें 8 कमरे और दूसरे श्राम में 37 कमरे हैं। अच्छा। उनका किराया जो पुरानी है श्राम उसका 500 रुपए का नॉन एसी और 700 रुपए एसी वाले। अच्छा। और इसका 700 रुपए और 950 एसी वाले में। ठीक है। जो अब इस टाइम पे सारे कमरे, क्योंकि नॉन एसी है तो हम 700 रुपये चार्ज कर रहे हैं। और प्लस इसमें जो होता है हम 12 बजे से अगले 12 बजे तक देते हैं। अच्छा। 3 दिन के लिए कमरे हम ये देते हैं इनको, मैक्सिमम 3 दिन देते हैं। अच्छा। लेकिन अगर कोई ऐसी विपदा पड़ जाए जिसके आदमी के, जैसे किसी का ऑपरेशन हो रहा है, डायलिसिस होती है, तो हम उसकी बढ़त भी बना देते हैं, डिपेंडिंग अपॉन के आदमी की जेन्युइननेस कितनी है। तो हम उसकी इंक्रीज कर देते हैं। लेकिन हम इस चीज का बड़ा ध्यान रखते हैं कि हम कमरे सिर्फ फैमिलीज को देते हैं और कपल्स को देते हैं। किसी भी अकेले को भी हम कमरा नहीं देते और किसी भी अकेली लड़की को हम कमरा नहीं देते। देखिए 950 रुपए तो कुछ भी नहीं है, और वो भी दिल्ली में बहुत अच्छा प्रबंध पूरा है, एसी है। हाँ जी। पूरी फुली इक्विप्ड, अच्छे बाथरूम है, गीजर लगे हैं, पानी गर्म है, हर चीज की फैसिलिटी इम्प्रूव है, जो एक अच्छे से अच्छे आपको किसी भी गेस्ट हाउस में मिलेगा, किसी भी होटल में मिलेगा। जहाँ पे 3-4 हजार का किराया, तो उसमें हम 950 कर देते हैं कोई भी। और हर आदमी हमारे से रिपोर्ट सेटिस्फेक्शन और बड़ा खुश होके जाते हैं यहाँ। जी। ये तो बहुत अच्छा है कि गुरुद्वारे हमारे इस सेवा में भी लगे हुए हैं, जिनको जरूरत है वो आके रह सकते हैं। यही तो बेसिकली गुरुद्वारों का सबसे बड़ा जो फर्ज है यही है कि वो एक लोड़वंद की, उनकी रहने की व्यवस्था का पूरा ध्यान करें और उनको खाने का ध्यान करें। हमारे यहाँ पे दोनों चीजें बड़ी अच्छी तरह से उपलब्ध है। जी भाई साहब, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी और सभी को सुनाई दे गया है कितने में है, क्या है। अब कोई क्वेरी शायद कोई नहीं करेगा। अच्छा, अगर बुकिंग हमें करानी है तो यहाँ का कोई नंबर दे सकते हैं? हाँ, मैं दे सकता हूँ, बुकिंग में नंबर दे। लेकिन हम क्या करते हैं, हाँ। हमारी यहाँ पे शुरू से ही है कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस में करते हैं। लेकिन कहीं भी हमारे पास अगर कोई वहां से बाहर से फोन करके कहता है तो हम उसको, मैं आपको नंबर दे दूंगा, हम नंबर डाल सकते हैं। हाँ, नंबर आप डाल के उनको फोन करके आपको बुक करा सकते हैं। वैसे एक्स्ट्रा हमारी कोई बुकिंग पॉलिसी नहीं है, लेकिन स्टिल अगर कोई फोन करेगा, जिसको जैसे बाहर से कोई आता है, उसको ये ना हो कि मेरे को कमरा नहीं मिलेगा, मैं ऐसे, तो पहले बुक हमारे पे करा दे तो हम उसका कमरा ब्लॉक करके रखते हैं। ठीक है, ऑनलाइन बुक हो सकता है? ऑनलाइन ही बुक होता है, हमारे पे फोन करके। अच्छा, फोन करके बुकिंग कुछ नहीं होती, बुकिंग ऑनलाइन नहीं होती, यहाँ पे फोन करके बुकिंग। ठीक है, ठीक है। सारे हम फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस भी आता है, जो आ गया उसको पहले कमरा देते हैं। लेकिन जो बाई चांस अगर किसी की बड़ी मजबूरी है, उसने फोन कर दिया कि मेरे को 2 दिन के लिए, 1 दिन के लिए आ रहा हूँ, मेरे को कमरा रख लो, तो हम उसके कमरे रख लेते हैं। जी, ठीक है। तो मैं वीर जी के साथ कंटिन्यू नहीं हो पाई क्योंकि मेरे को एक फोन आ गया था अर्जेंट, तो मुझे उठ के जाना पड़ा। तो हम वीर जी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमें यहाँ के बारे में सारा कुछ हिंदी में बताया और हमें बहुत अच्छी तरह कोऑपरेट किया और यहाँ के बारे में सारी जानकारी दी। तो आप लोगों की जो क्वेश्चन है, क्वेरी है, वो सब पूरी हो चुकी होंगी। तो इसीलिए मैं ये चाहती हूँ कि आप यहाँ के जो मेन हेड हैं उनसे सीधा संपर्क होता है, तो सबको पता चल जाता है कि क्या है यहाँ पर और कैसे है। तो ऐसे ही वीडियो आते रहेंगे, आप लोग देखते रहिए। हम लोग ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो ला रहे हैं और ये सारी सीरीज चल रही है हमारे गुरुद्वारों की, तो जिसमें हमारा जो आज का गुरुद्वारा है वो है मोती बाग साहब। तो हम मोती बाग में आए हुए हैं
और आपकी हमने भाई साहब जी से बात कराई है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵੀਰ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਪੋਸਟ ਤੇ ਹੋ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਦਾਸ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫਤਿਹਨਗਰ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੱਪੂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਬੋਰਡ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹਾਂ। 2 ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਜੁਆਇੰਟ ਸੈਕਟਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ, 1 ਵਾਰੀ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ। ਔਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਵੀਰ ਜੀ, ਇੱਕ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਚੈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹਿੰਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਹੈ ਨਾਲ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸੁਣ ਹੀ ਲੈਣਗੇ, ਇੱਥੇ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ। ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਸੁਣ ਸਕਣ, ਸਮਝ ਸਕਣ। ठीक है भैन जी, मैं अमरजीत सिंह फतेहनगर, मेंबर दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी। ये जो पावन गुरु स्थान है, साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जो हमारे 10वें पातशाह, उनका चरण छोह प्राप्त, यहाँ उन्होंने इस धरती को अपने चरणों से पवित्र किया हुआ है। और इस गुरुद्वारा साहब का हमारे सिख समुदाय में बहुत ही ज्यादा महत्व है, क्योंकि यहाँ गुरु साहबान ने, ये हमारा यहाँ ऊपर तीर्थ स्थान है जहाँ गुरु साहब ने बादशाह उस वक्त का जो बहादुर शाह था, उसको यहाँ से तीर लाल किले में था, उसके पलंग पे मारा था। वहां पे तीर मार उसको कहीं भी सकते थे, लेकिन उसको पलंग पे मार के अलर्ट किया था उसको। और ये संगतें इतनी हुआ के यहाँ आती हैं, अपने गुरु साहबान के दर्शन करती हैं। और आजकल यहाँ पे बिल्डिंग उसारी का काम भी, बिल्डिंग भी नई जो हमारा हाल बन रहा है, बाबा बच्चन सिंह जी कार सेवा वाले यहाँ सेवा कर रहे हैं। ये गुरु साहबान गुरु गोबिंद सिंह जी जो हमारे 10वें पातशाह है, उनका स्थान है। और यहाँ संगतें जो हैं दिन रात यहाँ मेला लगा रहता है, नतमस्तक होती हैं और गुरु घर की खुशियां प्राप्त करती हैं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अब आप जो ये बिल्डिंग देख रहे हैं, नीचे इसमें वॉशरूम बने हुए हैं और ऊपर इसमें रुकने के कमरे हैं। तो ये सराय भी हम आपको दिखाएंगे, और जो नए सराय बनी हुई है, नए कमरे बनाए, ये सामने ऊपर बिल्डिंग आपको नजर आ रही है, 3 मंजिल बिल्डिंग है, उसमें रुकने का यहाँ इंतजाम है। ये है यहाँ का लंगर हॉल। तो ये लंगर हॉल है, लंगर चल रहा है, बहुत बड़ा लंगर हॉल है, एक साथ कई लोग यहाँ पर लंगर कर सकते हैं। तो ये सब यहाँ चलता रहता है रूटीन में। यहाँ पर सभी लोग एक साथ बैठ के लंगर करते हैं। अमीर हो, गरीब हो, किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, यहाँ पर कोई भेदभाव नहीं है। आप यहाँ पर आकर लंगर कर सकते हैं। जो लोग नीचे नहीं बैठते हैं, नहीं बैठ सकते हैं, किसी तरह से मजबूर हैं, तो उनके लिए यहाँ पर सीटें लगाई हुई हैं। तो जैसे कि आप ये देख रहे हैं, प्रसाद बन रहा है। तो ये है यहाँ का किचन, और ये ऐसे ही सेवा निभाते रहते हैं, सभी लोग बड़े प्यार से सेवा निभाते हैं। और ये किचन है, ये देखिए यहाँ पर जो है प्रसादे बन रहे हैं लो पर, और सभी लोग मिलके यहाँ पर सेवा करते रहते हैं। तो आप भी अगर यहाँ सेवा करना चाहते हैं तो आकर सेवा कर सकते हैं, कोई रोक नहीं है, कोई टोक नहीं है। हाँ, आप ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर आपने सर पे कपड़ा जरूर लेना है, सर नंगा नहीं रखना है। ये गुरुद्वारे परिसर में आप कहीं भी नंगे सिर नहीं रह सकते हैं। यहाँ की मर्यादा का पालन आपको पूरी तरह से करना है। अब आपको दिखाते हैं यहाँ का यात्री निवास। लिफ्ट लगी हुई है, 3 मंजिल यहाँ पर बने हुए हैं। तो हम लिफ्ट से ही जाएंगे और ऊपर तक लिफ्ट जाती है, और बहुत ही सुंदर कमरे बने हुए हैं। तो आपको कमरा भी दिखाएंगे, तो आप देखिए, बने रहें वीडियो के साथ। लिफ्ट तो आई ही आई ऊपर नीचे। ये हैं यहाँ के कमरे। तो देखिए कितने साफ सुथरे और काफ़ी
खुले हैं, ये नहीं कि छोटे छोटे कमरे हैं, काफ़ी बड़ा कमरा है। आपने रेट सुन ही लिया होगा। तो आप देखिए एसी लगे हुए हैं, गर्मियों में एसी आपको मिलेगा, नॉन एसी भी मिलेगा यहाँ पर। जैसा आप कमरा चाहेंगे वैसा आपको मिल जाएगा। और ये चलते हैं ऊपर वाली मंजिल में। तो इसी तरह से ये 3 मंजिल बना हुआ है। तो ये देखिए हम 3rd फ्लोर पर हैं, लिफ्ट ऊपर तक आती है। बहुत सुंदर देखिए इनका कॉरिडोर है ये कमरों में जाने का, और साफ सुथरा। आप देखिए आपको लगेगा ही नहीं कि गुरुद्वारे में हैं हम लोग। अब हम दिखाते हैं इस गुरुद्वारे की और कुछ मुख्य स्थान। तो चलते हैं, बने रहिए वीडियो के साथ। ये है यहाँ के निशान साहब। तो निशान साहब के दर्शन करिए, मत्था टेकिए, और आपको हम जो यहाँ का खास इतिहास है वो भी सुनवाएंगे, और यहाँ मोती बाग नाम क्यों पड़ा वो भी सुनवाएंगे, और जो मुख्य स्थान है तीर स्थान वो भी दिखाएंगे, जहाँ से गुरु गोविंद सिंह जी ने तीर चलाए थे। तो यहाँ का इतिहास उन तीरों से ही है, तो वो जगह भी आपको दिखाएंगे। तो ये पुराना दरबार साहब है, जहाँ पर आजकल कार सेवा चल रही है। तो उम्मीद है ये जल्दी से जल्दी बनके तैयार हो जाएगा, फिर से दरबार साहब यहीं बनेगा। तो अभी जो है दरबार साहब कहीं और है, तो वो भी हम आपको दर्शन कराएंगे। और ये सामने ही आपको नजर आ रही है बिल्डिंग, ऊपर निशान साहब दिखाई दे रहे हैं, यही वो जगह है जहाँ से गुरु गोविंद सिंह जी ने तीर चलाए थे, जो कि यहाँ से लाल किले में जाकर लगे थे। इस विच नवनिध नाम पालै गुणी गहीर, करमंति सलाह नानक कर गुर पीर। चौथे पहर सब के सुरत्या उपजे चाओ, तिन्ना दरियावा क्या सा दोसती मन मुख सचा नाओ। ये यहाँ पर सब अखंड पाठ चलते रहते हैं। अब आपको लेकर के चलते हैं उस मुख्य स्थान पर जहाँ से गुरु गोविंद सिंह जी ने तीर चलाए थे। तो लेकर चलते हैं, वहाँ से आपको दर्शन कराते हैं। अभी यहाँ से और ऊपर चलेंगे, ये है वो मुख्य स्थान जहाँ से तीर चले थे। ये वो जगह है, और यहाँ पर भी दरबार साहब बने हुए हैं और अखंड पाठ चलते रहते हैं। अंदरों मारे सीगे बालकनी, इधर ही बालकनी। ਇਹ ਉਦੋਂ ਜੰਗਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਇਹ ਜੰਗਲ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ। ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਥੋੜੀ ਬਣੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਨਾ, ਮੈਦਾਨ ਸੀਗਾ, ਮੈਦਾਨ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਬਾਅਦ ਚ ਬਣੀ। तो यहाँ से आपको देखिए मेट्रो स्टेशन भी नज़र आएगा, और मेट्रो चलती हुई भी दिखाई देगी, और यहाँ आप आ सकते हैं मेट्रो से भी। अब हम आपको लेकर चलेंगे, दरबार साहब के दर्शन कराते हैं। तो इस गुरुद्वारा परिसर में आपको नंगे सिर बिल्कुल नहीं रहना है, यहाँ मर्यादा का पालन करना है। चलेंगे दरबार साहब में, आपको यहाँ के दर्शन कराते हैं। सामने ही आपको एक विंडो नजर आ रही है, यहाँ से आप रसीद कटा सकते हैं प्रसाद की। तो जरूरी नहीं है कि आप 1000 का चढ़ाएं, 2000 का चढ़ाएं, ऐसा कुछ नहीं है। आप 10 रुपए से लेके 1000 तक का चढ़ा सकते हैं। आपकी मन है आप कितने का प्रसाद कराना चाहते हैं। यहाँ से आप फूल ले सकते हैं, रुमाले ले सकते हैं, और सामने उसके बगल में ही बना हुआ है ककार के लिए। तो आप यहाँ से ककार का सामान भी ले सकते हैं। घर जाते समय बिल्कुल ना भूलिए, यहाँ से प्रसाद आपको लेना है और प्रसाद लेकर ही जाएं। अब चलेंगे, आपको दरबार साहब के दर्शन कराते हैं। चलते हैं दरबार साहब।
हो सके तो दरबार साहब में आप अपना मोबाइल भी साइलेंट पे रखिए। यहाँ पर बिल्कुल भी शोर शराबा ना करें और शांति बनाए रखें और यहाँ की गुरबाणी का आनंद लें। तो अंदर आप बिल्कुल भी बात ना करें। अब आप सोच रहे होंगे कि हम लोग दरबार साहब में भी हैं और बात भी कर रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम लोग बाहर आके वॉइस ओवर करते हैं। अब आपको लेकर के चलेंगे हम यहाँ के जो हेड ग्रंथी जी हैं, उनके मुख से आपको यहाँ की इतिहास सुनवाएंगे। तो आज हम लोग आए हैं गुरुद्वारा मोती बाग, वहाँ का इतिहास सुनेंगे यहाँ के हेड ग्रंथी जी राजिंदर सिंह जी से, जो यहाँ के प्रमुख ग्रंथी हैं। तो आप भी सुनिए, हिंदी में ही इतिहास होगा और हिंदी में ही आपके लिए इतिहास को हमने करवाया है ताकि आप लोग इस इतिहास को समझ सके कि गुरु जी ने क्या क्या किया और कैसे कैसे किया। तो आपसे हम बात करते हैं और आपको इतिहास सुनवाते हैं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सब तो पहला ते सत श्री अकाल। मैं इत्थों दा इतिहास तुहाडे मुखों सुनना चाहनी हाँ। साडा मार्गदर्शन करो कि इत्थों दा की इतिहास है, उस ते रोशनी पाओ। ते मैं ਇਹ ਚਾਹਨੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਦੱਸੋਗੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀਰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਪੰਜਾਬੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਸਮਝ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਦੱਸੋ। जी, ये जो स्थान है ना, ये स्थान धन धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के चरण छू प्राप्त स्थान है, गुरुद्वारा मोती बाग साहिब। 1707 ईस्वी में गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दमदमा साहिब, जो सिख कौम का तख्त है इस वक्त, वहाँ से चलकर इस जगह पे पहुँचे थे। तब औरंगज़ेब की मौत हो चुकी थी और औरंगज़ेब अपनी मौत से पहले गुरु साहब जी को बेनती भेज चुके थे। भाई दया सिंह जी जब जफरनामा लेके गए थे, फतेह की चिट्ठी जिसको बोलते हैं, तो उसको पढ़ के औरंगज़ेब को ये एहसास हुआ था कि मैंने आज तक जो भी गुरु गोबिंद सिंह के बरखिलाफ किया है वो गलत था, क्योंकि वो तो एक ऐसे सतगुरु है जो सरबत का भला करने वाले हैं। सबको, मुसलमान, हिंदू, कोई भी हो, वो तो इंसानियत के गुरु हैं, मानवता के गुरु हैं। इसलिए उन्हें ये एहसास हुआ उस चिट्ठी को पढ़ करके, फिर उसके मन में जिज्ञासा भी हुई। वो चाहता था गुरु गोबिंद सिंह जी से मिलना, कि मैं मिलूं अब उनसे। इसलिए भाई दया सिंह का बड़ा मान सम्मान भी किया और उनसे बेनती की कि मैं दक्खन में इस वक्त जो दक्खन में बगावत हो रही थी मुगलिया सल्तनत के खिलाफ, उसको दबाने में लगा हुआ हूँ। इधर उम्र भी काफ़ी दराज हो चुकी थी, काफ़ी उम्र थी उनकी, तो मैं चाहता हूँ कि मैं मिलूँ, पर इस वक्त इतनी दूर से चल के वहाँ पहुँच नहीं सकता। तो ऐसा कुछ हो जाए कि गुरु साहिब इधर आ जाए, मैं भी इधर से कुछ यत्न करूँ तो बढ़िया रहेगा। उनके पास पहुँचने से पहले ही औरंगज़ेब की मौत हो चुकी।
तो बहादुर शाह जो औरंगजेब का पुत्र था, उसके शहजादा मुअज्जम उसका पुत्र था, दक्षिण में उसका था सूबा था उसके पास, तो गुजरात, ये औरंगजेब के जो परिवार था ना उसके बेटे थे, उनमें घरोगी जंग छिड़ गई थी दिल्ली के तख्त को लेकर कि वो किसको मिलना चाहिए। मुराद उधर था, शहजादा मुअज्जम जिसको बोलते बहादुर शाह बोलते, ये इधर था, युद्ध दिल्ली में था, वो उधर से आ गया। भाई नंदलाल सिंह गुरु गोविंद सिंह महाराज जी के अनन्य सेवक थे, बड़े विद्वान थे, तो वो अक्सर गुरु गोविंद सिंह महाराज की महिमा, उनकी फराख दिली, धर्म के बारे में उनकी सिफतें जो थे वो करते थे बहादुर शाह के पास। तो बहादुर शाह ने नंदलाल जी से कहा कि गुरु गोविंद सिंह महाराज जी से मैं इस वक्त मिलना चाहता हूँ। तो तब तक बहादुर शाह दिल्ली के तख्त पर नहीं बैठा था। तो घरोगी जंग तो थी, लड़ाई तो थी, अब उसके आपसी जो भरा थे, भाई थे, औरंगजेब के बेटे थे, उनमें तो वो चाहता था कि गुरु गोविंद सिंह महाराज मेरी सहायता करें, इसलिए वो अपने राजनीतिक मंतव्य के लिए या कोई और मंतव्य के लिए मिलना चाहता था। गुरु गोविंद सिंह महाराज जब राजपुताने में पहुंचे तो उनके पास भाई नंदलाल सिंह जो थे और बहादुर शाह की तरफ से संदेशा पहुंचता है महाराज के पास कि औरंगजेब का बेटा जो है वो आपसे मिलना चाहता है, आपके दर्शन करना चाहता है। तो गुरु गोविंद सिंह महाराज जी वहाँ से चल पड़े दिल्ली की तरफ। तो अनेक जगह से होते हुए रास्ते में धर्म का प्रचार करते हुए, लोगों को परोपकार करते हुए, जीवों का उद्धार करते हुए जहाँ इस जगह पे पहुँचे, ये जो जगह आपने यहाँ पे आप आए हो, ये जो था, ये दिल्ली तो उधर लाल किला के इर्द गिर्द चांदनी चौक थी, पुरानी दिल्ली। हाँ जी, हाँ जी। तो ये तो दिल्ली से बिल्कुल 7-8 किलोमीटर पड़ता है लाल किला यहाँ से। तो इधर ये मोची गांव इसको बोलते थे, मोची गांव जो चमड़े के काम करने वाले हैं, मोची जिनको बोलते हैं, ये उनकी बस्ती थी। तो इसलिए इस जगह पे मोची गांव में पहुंचे, तो अपने धर्म के, अपने आशयों के अनुसार परोपकार करने, गरीबों को गले लगाने के लिए। तो जहाँ पे जब पहुंचे तो उन्होंने फिर अपने आने की जो रसीद थी, वो ये तीर स्थान है गुरुद्वारा, हाँ जी, पुरातन। तो यहाँ से महाराज ने, क्योंकि बड़े बड़े तीर अंदाज थे गुरु गोविंद सिंह महाराज, शस्त्र विद्या के ज्ञाता थे, तो वो परमेश्वर स्वरूप थे, वाहिगुरु का रूप थे। यहाँ से उन्होंने एक तीर अपने चिल्ले में संजोया और उस तीर को अपनी रसीद पहुंचाने के लिए लाल किले की तरफ मुंह करके चला दिया। वो यहाँ से तीर जाता है लाल किले में, जहाँ पे बहादुर शाह अपनी चारपाई पर बैठा होता है, उसके जो चारपाई है उसमें लगता है जाकर। उसके पास उसके काफ़ी मसलती बैठे होते हैं, वो देखते हैं और बड़े हैरान रह जाते हैं, सबकी धड़कनें रुक जाती हैं। ये तीर जो है ये बहादुर शाह की छाती में भी लग सकता था जो चारपाई में लगा है। देखते हैं कि ये तीर किसका है, तो ये तो करामात है, इतनी दूर तीर का आना। जब देखते हैं कि तीर जो है उस पे सोना लगा हुआ है, तो भाई नंदलाल सिंह जी, तो उनका गुरु गोविंद सिंह महाराज का ये जो बात थी ना, उनके तीरों पे सोना लगा होता था, ये बहुत दूर दूर तक फैल चुकी थी। इसलिए उनको समझने में देरी नहीं लगती कि ये जो तीर है ये गुरु गोविंद सिंह जी के हैं, वो इधर दिल्ली के आसपास आए हैं। इतनी बात करते हैं तो ये कहते हैं कि ये तो करामात हो गई। इतने में दूसरा तीर लेते हैं गुरु गोविंद सिंह महाराज, दूसरे तीर को फिर अपने चल्ले में चढ़ाते हैं, संजो लेते हैं और उसके साथ एक कागज पे लिख के उसके साथ लगा देते हैं तीर के साथ कि ये करामात नहीं है, ये शस्त्र विद्या है, ये तीर अंदाजी है, ये करामात नहीं है। तो ये कैसे पता चल गया उनको?
जब दूसरा तीर लगाते वो दूसरे पावे में जाके लगता है चारपाई, तो वो देखते हैं उस पे लिखा होता है, लेकिन वो कहते हैं कि ये बात तो हम यहाँ बैठे कर रहे हैं, उनको कैसे पता चल गई। तो बहादुर शाह बड़ा खुश होता है ऐसे कर्तव्य को देख करके। तो बहादुर शाह कहता है कि जल्दी करो, अपने सिपाहियों को भेजता है कि आस पास दिल्ली में चारों तरफ जिस तरफ से खास करके तीर आया है, ये पता लगाओ कि गुरु गोबिंद सिंह महाराज किस जगह पे है। जल्दी उनके पास पहुंचो और पहुंच के मेरी तरफ से उनको बेनती करो कि बहादुर शाह किले में है, लाल किले में है, आप कृपा करके लाल किले में पहुंचे, वो आपके दर्शन करना चाहता है, आपसे मिलना चाहता है। उनके आदमी ढूंढते ढूंढते इस जगह पे पहुंच जाते हैं। पहुंच करके गुरु गोबिंद सिंह महाराज से मिलते हैं और उनसे कहते हैं कि बहादुर शाह ने हमें भेजा है, आपके तीरों की देख करके उनको पता चल गया कि आप इधर आए हैं, तो उन्होंने हमें भेजा है आपको लेने के लिए कि आप लाल किले में पधारें, आए, वो आपसे मिलना चाहते हैं। तो गुरु गोबिंद सिंह महाराज तो अलबेला उनका स्वभाव सा, वो किसी के राज के या किसी गवर्नमेंट के अधीन नहीं थे, सरकार के अधीन नहीं थे, जो उनके कहने पे चले जाते हैं। वो कहते हैं भाई वो मिलना चाहता है तो हमें हमसे आके मिल ले। अगर वो यहाँ नहीं आना चाहते तो कहीं दूसरी जगह जो है कॉमन सांझी जगह हो, वहाँ पे आ जाए, हम भी इधर से चले जाएंगे, वो भी अपने आ जाए उधर, वहाँ मिल लेंगे। तो ये बात यहाँ पे तय हुई। महाराज की फौज थी, साथ में खालसा फौज थी, जिस फौज को लेकर औरंगजेब की फौजों के साथ लड़ते रहे, तो वो भी फौज साथ ही थी। तो इसके बाद फिर महाराज दमदमा साहिब जो दूसरा स्थान है बिहाइंड हुमायूं टॉम्ब, हुमायूं के मकबरे के पीछे वो जगह है, वो यमुना का किनारा था, बड़ा रमणीक सुंदर किनारा था। वहाँ पे शिकार के बहाने जाते हैं, महाराज भी इधर से आते हैं, बहादुर शाह भी उधर से आता है। फिर ये मुलाकात उस जगह पे होती है बहादुर शाह के साथ। तो वहाँ पे फिर जाके आप उस वहाँ पे भी जाके आए हैं, देख के आए हैं। तो वहाँ पे फिर बहादुर शाह की गुरु गोबिंद सिंह महाराज से मुलाकात होती है। राजसी, सामाजिक, धार्मिक विषयों पर वहाँ पे बातचीत होती है महाराज के साथ। तो बहादुर शाह वहाँ पे गुरु साहिब की ताकत को परखना चाहता था। वैसे सुना तो था, फौज भी साथ थी महाराज की, तो परखना चाहता था कि मैं जो है कितनी बड़ी ताकत है जिसके साथ इतना बड़ा देश का जो औरंगजेब मेरा पिता इतना जालिम था, वो जाबर था, धाकड़ जिसको कहते हैं, जिसके सामने बड़े बड़े राजपूत राजे तो खड़े नहीं हो सकते थे सामने, लड़ना तो दूर की बात रही। तो बड़े बड़े शूरवीर बली जो है जिनका सामना नहीं कर सकते थे, उसकी फौज उस गुरु के साथ लड़ती रही है, और वो कितनी बड़ी ताकत है। तो वहां पे उसने परख की। वो बहादुर शाह कहने लगा कि मुझे हाथियों की जो भीड़ है वो देखने का बहुत शौक है। महाराज समझ गए कि ये गुरु नानक की गद्दी को परखना चाहता है। तो महाराज ने कहा, बहादुर शाह, अगर तुम ये हाथी से भिड़े, ये बात ना हुई तो भिड़ते ही रहते हैं, आज कुछ और करते हैं। तुम्हारा हाथी होगा, हमारा भैंसा होगा, हमारी तरफ से भैंसा लड़ेगा तो हमारा हाथी के साथ मुकाबला। तो वहाँ पे हाथी और भैंसे का मुकाबला हो। भैंसे ने बहादुर शाह के हाथी को खदेड़ दिया था और समझ गया था, इसीलिए उसने महाराज से फिर माफ़ी भी मांगी और बेनती भी की कि आप जानते हैं कि पिता हमारा की मौत हो चुकी है, तो हम भाइयों में आपस में जो है दिल्ली के तख्त को लेकर झगड़ा है,
तो मैं दावेदार हूँ क्योंकि मैं बड़ा हूँ तख्त का, इसलिए दिल्ली का तख्त, दिल्ली की बादशाही जो है वो मुझे मिलनी चाहिए। तो मैं आपसे बेनती करता हूँ कि आप मेरी सहायता करें। बाकी रही बात, अगर तुम बादशाह बनते हो, हम तुम्हारी सहायता करते हैं, तो उसके लिए एक समझौता होगा, किसी बिना पर होगा, किसी बिना पर हम तुम्हारी सहायता करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे। अगर तुम अपने बाप की तरह इस देश को चलाओगे कि सबको मुसलमान बनाना है, तो हम तुम्हारी सहायता नहीं करेंगे। फिर तो हम लड़ेंगे, इसके लिए लड़ते आए हैं तो लड़ेंगे, जुल्म के खिलाफ लड़ेंगे। जो जबर करेगा, जो जुल्म करेगा, चाहे वो बादशाह हो या कोई और हो, हम जुल्म के खिलाफ हैं। हम जुल्म किसी को नहीं करने देंगे, चाहे वो हिंदू पे हो चाहे मुसलमान पे हो, किसी पे भी हम जुल्म नहीं करने देंगे। करने वाला कोई भी हो, उसके सामने गुरु नानक का घर, गुरु गोबिंद सिंह का पंथ खड़ा होगा जुल्म करने वालों के खिलाफ। इसलिए इस बिना पे अगर तुम वैसा राज करोगे तो हम नहीं, हम तुम्हारे खिलाफ होंगे। अगर तुम इंसानियत का, सभी धर्मों का सत्कार करोगे, सभी प्रजा को, चाहे हिंदू चाहे मुसलमान हो, उसको एक आंख से देखोगे कि सबको एक समान देखोगे, सबके धर्म का सत्कार करोगे, हम तुम्हारा साथ देंगे, हम तुम्हें बादशाही दिलाएंगे। और उसके अलावा जो जुल्म करने वाले, जिन्होंने जुल्म किया, जिन्होंने साहिबजादों को शहीद किया, छोटे छोटे बच्चों को शहीद किया नीहों में चिनवा करके, या और संतों को मारा, कत्लेआम किया, जुल्म करने वालों को बादशाह तख्त पे बैठकर सजा देगा। प्रजा को एक आंख से देखोगे, राज धर्म जो है वो इस तरह करोगे। तो हम कुछ ऐसी बातें थी जो बातें महाराज ने बहादुर शाह से की, अगर इन बातों को तुम मानते हो तो हम तुम्हारा साथ देंगे। तो ऐसा अहद होने के बाद गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने कहा कि बहादुर शाह तुम्हारी फतेह होगी, जाओ तुम। तो खालसा फौज को महाराज जी ने जेंजुआ का मैदान जो है, यहाँ से आगरे की तरफ चलते हैं ना उधर, तो उधर जेंजुए का मैदान है, वहां पे औरंगजेब के दोनों बेटे जो थे उनमें आपस में युद्ध हुआ। इधर से दिल्ली से बहादुर शाह मुअज्जम था, उधर से मुराद था, तो उन्हों में युद्ध हुआ। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने अपने तीर दिए थे यहाँ से। तो जब वो जो कमांडर था, बहादुर शाह का जो भाई था, औरंगजेब का दूसरा बेटा था, वो हाथी के ऊपर था। तो इधर से जब तीर चला, बहादुर शाह मुराद जो था उसका भाई, उसके मत्थे में जो है, माथे में वो तीर लगा। जब वो तीर लगा, जंग होती, क्योंकि बहादुर शाह बहुत डरा हुआ था, इसके पास फौज भी इतनी नहीं थी, इसके पास शस्त्र, फौज, सामान भी जो था इतना नहीं था उसके मुकाबले में। लेकिन महाराज जी ने उसको थापड़ा दिया था, जाओ मैदान में, डरो मत, तो हक सच के लिए लड़ो और हक सच का राज करो। तो मैदान में महाराज का जो तीर था ना, वो तीर उसके मत्थे में जाके लगा, माथे में लगा जा करके, भाल जिसको कहते, भाल में। वो हाथी के ऊपर से जो है वो नीचे गिर पड़ा। जब कमांडरी नीचे गिर पड़ा तो वहीं पे ही युद्ध जो था वो समाप्त हो गया। युद्ध की समाप्ति के बाद बहादुर शाह उतर कर अपने आदमियों को भेजा, अपने भाई के हाथी के पास जाकर के देखा, तीर निकाला उसके मत्थे से, तो देखा कि उस पे सोना लगा हुआ था। उसको समझ में देरी नहीं लगी कि ये तो गुरु गोबिंद सिंह का तीर है। तो गुरु गोबिंद सिंह के तीरों ने ही मुझे जो है ये जंग मुझे जितवाई है, फतेह हासिल हुई है। बड़ा खुश हुआ, गुरु महाराज का धन्यवाद किया, खालसा फौज का सम्मान किया। फिर आया वापस
तो आगरे में शाही जो था ताजपोशी हुई बहादुर शाह की, तो वहाँ पे गुरु गोविंद सिंह महाराज जी को, फौज को बहुत मान सम्मान के साथ बुलाया सम्मान करने के लिए। गुरु गोविंद सिंह महाराज गए, इतिहास में लिखा है, तो वहाँ पे तोपों की सलामी दी। औरंगजेब की तोपें जो थी वो गुरु गोविंद सिंह की फौज को, गुरु गोविंद सिंह को उड़ाने के लिए चली थी। उसके बेटे की तोपें जो थी उसका सम्मान करने के लिए आगरे में किले में उस तोपों से सलामी गुरु गोविंद सिंह को दी और उनका बड़े पद्धर पे सम्मान किया, सत्कार किया। गुरु गोविंद सिंह ने वो महाराज जो को मान सम्मान दिया, वो हाथ में पकड़ के ऐसे सेवक को दे दिया और वहां से चल के आगे वापस आ गए। तो ये दोनों गुरुद्वारे, ये मोती बाग और दमदमा साहब, ये गुरु गोविंद सिंह महाराज के पावन चरणों की छो इनको प्राप्त है। ये पावन धरती उनके चरणों से जो है वो सुसज्जित है। संगतें आती है यहाँ पे, नतमस्तक होती है। महाराज गुरु गोविंद सिंह जी के चरण छो को महसूस करती है, उस इतिहास को याद करती है जो यहाँ पे घटा है। यहाँ दूसरा इतिहास जो संगत पढ़ती है, जो यहाँ आकर के उनको जो बड़ा पावन पवित्र जो है वो फीलिंग जो है, एहसास जो है उनको प्राप्त होता है, अपने धन भाग जो है वो समझती है। तो ये यहाँ का इतिहास है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। उम्मीद है आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अब हम चलते हैं अपने घर और ऐसे ही वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे और मिलेंगे आपको अच्छे से किसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।